लेकिन सबसे पहला प्रश्न, क्योंकि अनुज कुमार जी आपकी पार्टी की तरफ से ही विरोध जताया गया है, अब इसमें क्या जाति को देखना चाहिए या फिर जो छल की बात कही जा रही है, दो दो आधार कार्ड निकल रहे हैं, दो दो पहचान बताई जा रही है, एक छल वाला एंगल भी तो है ना। यानी कि जनता परेशान क्यों हुई या जनता क्रोधित क्यों हुई, उसका भी एक एंगल हमें समझना होगा। यानी इन्होंने छल किया, नाम कुछ और बताया, नाम कुछ और निकला। अभी किसी के पास दो दो आई कार्ड निकलेंगे तो थोड़ा संदेह तो आपको भी होगा, और इस बात की अनुमति बिल्कुल सही है, नहीं दी जा सकती किसी का सर मुंडवाना या वो तमाम बदतमीजियां करना, लेकिन छलावा था कि नहीं, ये एंगल ना देखा जाए क्या? आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने दो तरह की बातें की। एक तो धार्मिक मानसिकता के कारण मुकुट यादव के साथ जो व्यवहार हुआ। दूसरी बात आपने कही कि उनके पास दो दो आधार कार्ड जो फर्जी, प्राथमिक तौर पे फर्जी देखने में को लग रहा है। ठीक है, दोनों बातों को मैं आगे विश्लेषित करता हूं। पहली बात कि जो हम पहली घटना देख रहे हैं, जो हमारे सामने जो घटना घटी है मुकुट यादव के साथ, वो देखते हैं कि वो कथा वाचन करने जाते हैं और उनके साथ सर मुंडन किया जाता है, जाति सूचक शब्दों को कहकर अपमानित किया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज तो साफ है कि कहीं न कहीं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जातिवादी व्यवस्था है, वो इस चीज के लिए दोषी है। इस घटना के बाद जब सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, उसके बाद निकल कर आता है कि उन्होंने है जो कि फर्जी तरीके से अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया और फर्जी आधार कार्ड बनाया। ठीक है, हम किस युग में जी रहे हैं? इस तरह की घटना आज कोई नई घटना नहीं है। भारतीय संविधान लागू होने से पहले इस तरह की घटना आम बात थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए जो हमारे भारत के नवनिर्माता थे या संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने विचार विमर्श किया और संविधान में प्रावधान दिया कि इस तरह की कोई घटना का अंजाम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और लगातार इस पर सरकार और बाकी जागरूक करने वाले समाज सेवी संस्था, शिक्षण संस्थान, सब लोग हैं जो कि इस दिशा में अपना अपने तरीके से काम करें ताकि समाज और देश जागरूक हो। बरसों से सताए हुए जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनके साथ जो धार्मिक सामाजिक भेदभाव हो रहा है, उसको पाटा जा सके। लेकिन इधर कुछ वर्षों से क्या हो रहा है? जिन खाइयों को हम धीरे धीरे पाटना शुरू कर दिए थे 2014 के बाद, अगर हम देखते हैं तो अचानक यह देश, इस देश में धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है और धार्मिक मानसिकता के लोग अपने कट्टर रवैये की तरफ बढ़ जाते हैं और इस तरह के अंजाम देते हैं। अनुज जी, धार्मिक तो यहाँ पर नहीं, आप बोल रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं ना। आप देखिए, आप ये नहीं बता रहे कि जो गलत आई कार्ड, आधार कार्ड, देखिए ये देश आधार कार्ड की ओर आगे बढ़ चुका है, मॉडर्नाइजेशन की। अब पहचान छिपाने पर तो आइए ना, ये तो कुछ और। देखिए, आप उस जगह मौजूद नहीं थे, लेकिन लोगों ने तो यही बोला ना कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं उसी पे आ रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। अगर मान लिया, मैं ही कर रहा हूं कि इस देश में संविधान लागू है, जो फर्जी तरीके के जो लोग हैं, जो संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, उनके खिलाफ क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं है? अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है, कोई फर्जी तरीके से किसी आदमी के साथ गलत करता है, तो क्या बगल में थाना नहीं है? क्या कानून का सहारा नहीं है? या अपने फैसला करेंगे? इस देश में थाना, पुलिस, कानून, कोर्ट बना है या नहीं बना है? कि आप उसको सामाजिक रूप से जलील करेंगे, सर काट देंगे, उसको मूत्र का छिड़काव करेंगे, ये इजाजत किसने दे दिया? क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या यह भी है जो कि हम धार्मिक नियमों से हमारा देश चल रहा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर उनके पास फर्जी था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसकी शिकायत होनी चाहिए थी। ये आपने क्यों नहीं किया? और किस तरह से आप जस्टिफाई कर रहे हैं? यानी फर्जी आई कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड है, तो आप सिर मुड़ाने की घटना को, मूत्र नहीं, मैं देखिए ना सर मुंडवाने को जस्टिफाई किया जा रहा है, ना जो भी पेशाब वाली बात, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। धोखाधड़ी का आरोप, देखिए अगर ये होता, नहीं, मैं देखिए, अगर इसमें केवल एक एंगल होता कि भाई ये फला फला जाति का व्यक्ति है, इसने इसकी जाति पता थी सबको, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल है। लेकिन आपके घर के पास अगर कोई घटना घटती है, देखिए
ये ह्यूमन, देखिए ह्यूमन नेचर भी तो आप उसको मार नहीं देंगे, मारता आप उसको कोई गला नहीं, दबा मार देंगे। कोई नहीं देता, यहाँ मार भी नहीं क्या दिया है, बात आपको कर रहे हैं समझना सर? होगा। ये तो गांव जिंदा गांव जिंदा देहात की बात भी समझिए ना, देखिए कोई सर, ये तो जस्टिफाई नहीं जिंदा कर मार देने की रहा, हम बात है, यहाँ पर नहीं। निष्कर्ष पर आने का प्रयास कर रहे हाँ, ये हैं, मैं कहा, आना मेरी बात चाहिए। समझिए। देखिए सुनिए, देखिए धोखाधड़ी हुई तो गांव के लोगों ने अपने तरीके तो से कंप्लेन शुरुआत करिए ना, करी, आप कंप्लेन पुलिस- करनी चाहिए थी, बिल्कुल उससे कंप्लेन कोई करिए, नहीं, लेकिन कंप्लेन छेड़खानी करिए, का भी कार्रवाई आरोप है, करिए। छेड़खानी का भी कंप्लेन- आरोप है, भाई साहब, छेड़खानी का भी आरोप है। बलात्कार, हाँ, छेड़खानी पे क्या अब देश में आपके कानून नहीं है? देखिए आपके आसपास देश में छेड़छाड़ कानून है या होगी नहीं? तो आप उसको किस नजरिए से देखेंगे, आपके क्या हम ऊपर फैसला कर है, लेंगे? पुलिस पे हम जाएंगे या थाना- पहले छेड़खानी रोकेंगे? चलिए नहीं, रोकेंगे, आपका रोकने- आपका मुद्दा, आपका रोकना और मुद्दा, पीटना हाँ। में अलग बात है, ठीक रोकना और हाँ। पीटना में अलग बात है, ठीक हम है, ठीक रोकेंगे, है, पुलिस अपने में अपने जाएंगे, तर्क, कानूनी अपने कार्रवाई तर्क, करेंगे। अपने अपने तर्क जी, ठीक है। चलिए सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। अशोक यादव जी भी हमारे साथ हैं और साथ साथ धनेश्वर गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर, आप भी हमारे साथ आ चुके हैं। अब इसको धर्म के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। क्या हिंदू समाज में ये ब्राह्मणवाद की जो बात की जाती है, पहले तो ये सब कुछ अंग्रेजों का, और ये जो एक ऐसी विचारधारा को आगे लाने का प्रयास किया जाता है जहां पर सब सारी गलतियां हैं, जो सारी कुरीतियां हैं वो हिंदू धर्म में दिखाने का प्रयास किया जाता है। ब्राह्मणों पर जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की और वो तमाम शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, मैं सोचता हूं जो उस समाज के बच्चे हैं या जो अब जो जनरेशन है वो किस तरीके से इसको लेती होगी। वो कहते होंगे भाई हमें तो गलत हर जगह साबित कर दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी राजनीति करनी है, उन्हें करने दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अब इस मामले को समझाते हुए यहां पर महाराज आपको नहीं लगता कि धोखाधड़ी वाला मामला भी है? या फिर अगर ये यादव पहले ही बताते हम ये फला फला हैं, ये नाम बदल गया इसलिए दिक्कत है, या फिर यादव निकला है इसलिए दिक्कत है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप किस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे अगर थोड़ा सा इसको भांपने का प्रयास किया हो आपने, धनेश्वर गिरी जी महाराज जी? हाँ जी, बिल्कुल, इसको हमने बारीकी से देखा है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि नाम छिपाकर अगर धार्मिक कार्य करेंगे और वो बात कहीं उजागर होती है तो विवाद बनना संभव भी है। लेकिन अगर ये कहें कि जातिगत विषय को लेकर अगर धर्मगत कार्य किए जाएं या नहीं किए जाएं, ये भी एक विवादास्पद है। हमारे बहुत सारे ऋषि महर्षि ऐसे हुए हैं जिनका अगर जाति देखें तो निम्न जाति से ही आते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी लेकिन वो निम्न जाति से आते हैं। ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जिनका अगर हम इतिहास देखें तो वो निम्न जातियों से ही आते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, धर्म के बड़े बड़े कार्य किए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो भी हुआ है, ये प्रकरण जो हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं ये विवादास्पद आपसी रंजिश भी दिखाती है। दूसरी बात ये आती है इसमें कि जिसने अपने नाम छुपाकर एक नकली आधार कार्ड और अलग से पहचान बनाकर और जाति छिपाने और नाम छिपाने का जो कार्य किया, ये थोड़ा सा लगता है गलत लगता है, लेकिन इसके पीछे हमारा संविधान है। इसके संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, पुलिस कार्रवाई होती, पुलिस के हिसाब से काम होना चाहिए था, कानूनन कार्य होना चाहिए था। लेकिन लोगों ने इसके जो भी सामाजिक तौर पर जो गलत किया है, उसके साथ जो भी अत्याचार टाइप से किया है, मुंडन वगैरह किया, ये गलत है। इस टाइप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाँ बोलिए। अगर देश के अंदर में संविधान है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, तो कानून व्यवस्था का सहारा लेना चाहिए। तो लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमारा मानना है, ताकि शांति व्यवस्थाएं बराबर बनी रहें। लेकिन यहाँ का क्या होता है, समाज में अगर इस तरह की कोई भी प्रक्रिया होती है तो लोग सबसे पहले कानून हाथ में लेते हैं और अपराध करते हैं, उसके बाद में सब प्रकरण आगे बढ़ते हैं और एक घृणित कार्य हो जाता है, मानसिकता सामने आ जाती है आम आदमी की। इसमें जातिगत और धर्मगत कार्यों को लेकर अगर स्पष्टता दिखाई जाती है तो कोई भी ऐसी बात नहीं बनती है। हाँ, मतलब इसमें आपका निष्कर्ष है, मैं थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर जो पहचान छिपाने की बात है वो एक बड़ा मुद्दा, और लेकिन हाँ ठीक है, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए, ये एक प्रश्न है ही है। अशोक यादव जी भी हैं, सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ है। चलिए, लेकिन एक समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पर जो ले लेते हैं, क्या दृष्टिकोण है? अशोक जी आप मुझे बताइए, अब इसको पूरा यादव बनाम ये पूरा दूसरा कर दिया गया इस तरीके से, क्या ये करना सही था? क्या इंडिविजुअल केस को, एक अपवाद को इतने बड़े लेवल पर दिखाया जाना और उसका विरोध करना, और हर तरफ से, चाहे आप बिहार की राजनीति की बात की जाए, तेजस्वी यादव की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, अब हर कोई यहाँ पर विरोध कर रहा है, तो ये जो फैब्रिक है हमारा, अच्छा जो हिंदू तमाम एक हैं, अब यादव की बात की जाए, यादव समाज की बात की जाए, तो प्रभु श्री कृष्ण को कौन नहीं पूछता? अब इसमें क्या जातियां देख के भगवानों को चुना जाता है क्या? वो तो नहीं चुना जाता। अब कथा किन की? भगवान कृष्ण की कथा अगर है तो वो ब्राह्मण पढ़े या यादव पढ़े, इससे मुझे नहीं लगता हिंदू समाज को कोई आपत्ति होगी। लेकिन चलिए, आपका दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है।
शिवम जी देखिए, हिंदू एक है, सनातन एक है, राष्ट्र एक है, ये सारी बातें चुनाव तक ही कही जाती हैं। नहीं, एक चुनाव में ये काल्पनिक नहीं कहा टाइप जाता, चुनाव में अलग कहा जाता है, जातिगत चुनाव में ही राजनीति। कहा जाता है। हाँ। देखिए, चुनाव में ही कहा जाता है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, हिंदुओं को जात में नहीं बंटना है। एक ये बात कौन कहता है? ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। और जैसे ही सत्ता पा जाती है, फिर क्या करती है कि नहीं, ये यादव हैं, ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये फलाने हैं, ये ढेकाने हैं। ये काम कौन करता है? आपको याद होगा 2017 का वो प्रकरण, अभी आप चूंकि दिखा रहे थे कि आधार कार्ड फर्जी था, ये था, वो था, जिन्होंने पहचान छुपाई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कोई पहचान तो छुपाई नहीं थी। वो तो सर्वविदित था कि वो पीडीए वर्ग से आते हैं, वो यादव समाज से आते हैं। सब कुछ जानते हुए भी योगी सरकार ने क्या किया था? उनके आवास को गंगाजल से धुलवाया था और एक सिंबॉलिक मैसेज देने का काम किया था कि पीडीए को योगी सरकार अपवित्र मानती है, अछूत मानती है। नहीं, पीडीए में क्या, पीडीए है। को थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चलिए, ताकि लोग भी थोड़ा समझते जाएं कि भाई पिछला दलित अगड़ा क्या आप कहना चाहते हैं। देखिए, पीडीए वर्ग पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और शोषित वंचित अगड़े भी हैं उसमें, जो शोषित वंचित अब हैं। देखिए, एक विरोधाभास ये हो गया ना, अगड़ा भी कह दिया आपने, अल्पसंख्यक भी कह दिया आपने, अब वो अब धोने वाली बातें भी कह दी। ये आप इसको ऐसे जनरलाइज क्यों करते हैं? मतलब ये कोई यादवों को आप क्या बैकवर्ड बताना चाहते हैं? उस तरीके का प्रयास आप करना चाहते हैं क्या? शिवम जी, मेरे जो कहने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने कहा कि उन्होंने पहचान छुपाई, तब उनके साथ ऐसी घटना हुई। लेकिन जिनकी पहचान सर्वविदित है, उनके साथ यह सत्ता अगर करती है इस तरह का छुआछूत भेदभाव, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे आप? उसको तो यही कहा जा सकता है कि मनुवादी सोच, मनुवादी हिंदुत्व। वो मनुवादी सोच, मनुवादी हिंदुत्व क्या है? जो मनुस्मृति में तमाम चीजें लिखी हुई हैं, कि उसमें मैंने कुछ चीजें पढ़ा था कि ब्राह्मण मंगल सूचक, क्षत्रिय शौर्य सूचक, वैश्य द्रव्य सूचक और शूद्र निंदा सूचक। आप चलिए, नहीं ठीक है, मैं आपको बताऊं, एक चीज बताऊं बड़ी महत्वपूर्ण है ना तो आप कथावाचक, ना आप कोई धर्मगुरु, ना मैं धर्मगुरु। ये आपको बड़ा क्लैरिटी से जो मुझे पता लगा है, ये है कि मनुस्मृति की जो इंटरप्रिटेशन में इतनी गलतियां की गई हैं, जो शुरुआत से जो उत्पत्ति हुई थी उसके बाद जो उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया गया, जो गलत आप वो पहले की भी जो बातें हैं ना, उनको आप एग्जैक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या? जो एग्जैक्टली लिखा था, एग्जैक्ट आपके पास वही ग्रंथ है क्या? या फिर आप किसी ट्रांसलेशन पर आते हैं? इसीलिए ये जो ट्रांसलेशंस आ रही हैं, जो बदल बदल कर आ रही हैं, आप मनुस्मृति पर आरोप लगाएंगे, मनुवाद का आरोप लगाएंगे, तो फिर ये आरोप तो सभी पर लग जाएगा ना। देखिए ये लगाना ठीक है क्या? आज के मुद्दे पर भी तो आते हैं। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा पहचान छुपाना। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि पहचान छुपाने पर अगर अपमान हुआ होता तो कम से कम अखिलेश यादव जी का अपमान नहीं होता। उन्होंने पहचान नहीं छुपाई थी। अरे कौन कर सकता है अखिलेश यादव जी का अपमान? आप ये देखिए ना। अरे क्या कोई शक्तिशाली नेता नहीं है क्या? गंगाजल से नहीं धुलवाया गया था। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं? अब देखिए, अपवाद एक आध केसेस की बात आप कर रहे हैं, लेकिन फिर आप मनुवाद में चले जाते हैं। आप इस केस पर कोई बात नहीं कर रहे। इस पर आपने पहचान छिपाई, पहचान छिपाने को आप सही ठहराएंगे क्या साहब? पहचान छिपाने को, लोगों का गुस्सा उस मामले पे आया हो तो सुन लीजिए शिवम जी, मैं चूंकि उनकी बाइट देख रहा था, दोनों पक्षों की बाइट में देख रहा था, उसमें एक पक्ष जिसके साथ अपमान हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा गांव बगल का है और मेरे बारे में लोग 15 साल से जानते हैं। तो अगल बगल के गांव में सभी लोग सबको जानते हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ चीजें प्लांट की जा रही हैं, वो जो उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिन लोगों ने उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया, जिन लोगों ने उनके बाल काटे, जिन लोगों ने उनके साथ अपमान किया, उन लोगों को भाजपा का इकोसिस्टम बचाना चाहता है और उसको बचाने के लिए तमाम तरह की मनगढ़ंत बातें करी जा रही हैं। फिर फर्जी आधार कार्ड को भी बचाना ठीक नहीं है। ठीक है, अगर वैसा होता तो मुद्दा हम अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। हाँ, नहीं, आपकी बात को रखा आपने बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन थोड़ा सा मनुवाद में ना चला जाए। उसको हम इंटरप्रेट कर नहीं पाएंगे, उसका अनुवाद हम ढंग से कर नहीं पाएंगे। सूर्य मैथिल जी, उसके लिए धनेश्वर जी महाराज पर जाएंगे, वो बताएंगे ज्यादा बेहतर। अब सूर्य मैथिल जी, अब ये राजनीतिक पूरा मामला बन चुका है, कथा का मामला था, भागवत कथा का मामला था। अब चाहे वो यादव हो या फिर कोई ब्राह्मण हो या फिर किसी और जाति का हो, भागवत कथा करने की अनुमति किसी को लेने की आवश्यकता तो नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता, मेरा दृष्टिकोण है, मैं तो कहता हूं कि भाई हिंदू समाज को क्या, वो जब भगवान कृष्ण की बात हो रही है, अगर कोई यादव बता रहा है तो फिर और बेहतर, ये तो और अच्छा।
इसमें क्या प्रतिक्रिया इस तरीके से लाया जाना और फिर इसको पूरी देश की राजनीति में इस तरीके से रख देना, फिर इग्नोर दो चीजें कर दी जाती है, एक आरोप छेड़छाड़ का और उससे बड़ा आधार कार्ड जो है, दो आधार कार्ड, अलग अलग नाम। धन्यवाद शिवम जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। और अशोक यादव जी लगातार जो है ना, हर न्यूज चैनल पे केवल एक ही राग लापते हैं कि भैया अखिलेश यादव जी जो है वो पीडीए हैं, और वो जब निकले थे मुख्यमंत्री आवास से तो वहां पर जो है वो गंगा जल से जो है वो छिड़काव किया गया था, सफाई की गई थी। बहुत अच्छी बात है। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ कि आप पीडीए के झंडाबरदार हैं, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यही है ना जी? अगड़ा भी बता रहे थे। बात बताइए है जी, अगड़ा भी बता रहे थे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो अगड़े में तो अभी इन्होंने मनोज कुमार पांडे को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया और 2 ठाकुरों को निष्कासित किया अपनी पार्टी से, तो इसका मतलब इन्होंने अगड़ों का तो खूब अपमान कर लिया। अब हम आ जाते हैं पिछड़ों के ऊपर। तो जरा मुझे ये बताइए कि बहन मायावती जी के संग में जिस प्रकार का कुकृत्य आपकी पार्टी ने किया था, क्या वो दलितों का सम्मान था क्या? जरा ये बता दीजिए मुझको। उसके अलावा दूसरी बात, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, कितनी बार उनकी पुण्यतिथि के ऊपर आप लोगों ने कार्यक्रम किया? नहीं किया ना। उसके अलावा अब आ जाते हैं महिला के ऊपर, तो इनकी पार्टी के 2 नेताओं ने अभी करंटली बलात्कार किया, एक दलित बच्ची का अयोध्या में, एक दलित बच्ची का कन्नौज में। जरा मुझे बता दीजिए कि आपकी पार्टी के कितने नेता उन बच्चियों के घर गए, उनको कितनी सांत्वना दी, जिस प्रकार से आपने बुलाकर महिमा मंडन किया। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, एक और सच में इनका उजागर करता हूं। आपको पता है इटावा में एक कस्बा है लखना, उस कस्बे के अंदर एक काली मंदिर है मेहता साहब, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस काली मंदिर में पिछले 200 साल से दलित परिवार ही पूजन पाठन कर रहा है। आज 4थी पीढ़ी है, एक का नाम है आचार्य अशोक और एक का नाम है आचार्य अखिलेश। जरा ये बताइए ना अशोक यादव, वो भी तो दलित है, उनका बुलाकर कितनी बार तुमने सम्मान कर लिया? मतलब जो लोग फ्रॉड करेंगे, जो लोग डुअल पैन कार्ड रखेंगे, डुअल आधार कार्ड रखेंगे, जो लोग अपनी पहचान छिपाकर धर्म की हानि करेंगे, किसी महिला को छेड़ेंगे, किसी महिला का शील भंग करने की कोशिश करेंगे, समाज में वैमनस्य फैलाएंगे, वो आपके चहेते हो गए। जैसे जब सरकार में आप थे तो आतंकवादियों के लिए कितना प्रेम आपके लिए उमड़ता था, ये सबको पता है। किस प्रकार से आप जो बम ब्लास्ट में दोषी आतंकवादी थे उन सबको छोड़ने के लिए आतुर थे। वो तो भला हो हाई कोर्ट का कि उन्होंने कहा ये होगा नहीं भैया। तो ये बताने का जरा मुझे कष्ट करे, मैंने कुछ उदाहरण दिए, क्या इन लोगों को अपने कार्यालय में लाके आपने ऐसा ही महिमा मंडन किया क्या? 200 साल पुराने काली मंदिर में जो दलित मेरे पुजारी हैं, उनका वो भी इटावा में है भाई। इटावा तुम्हारे गृह जनपद जहां पे तुम्हारी पार्टी पैदा हुई थी, सम्मान किया आज तक? बताओ। चलिए जवाब ले लेते हैं। अशोक यादव जी क्विकली आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर शेखर कुमार जी आप पर आएंगे। देखिए मायावती जी का एग्जांपल लिया है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूं, मायावती जी का एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर सूर्य मैथिल देखिए सूर्य मैथिल ने जितनी बातें पूछी उसको मैं हर एक बिंदुवार बताता हूँ। सुनो सूर्य मैथिल, तुमने पूछा मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, इनको सवर्ण होने के नाते हमने निकाला नहीं, हमने गद्दारों को निकाला। ऐसे गद्दारों के लिए चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में कोई भी शब्दावली में खोजेंगे ना, ऐसे लोगों को गद्दार ही कहा जाएगा। मैंने हम लोग हमारी पार्टी ने गद्दारों को निकाला। अब सुन लो, कहूं कि आपने अगड़ों को निकाला, फॉरवर्ड का अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान किया, ठाकुर का अपमान किया, ये जायज है? आपकी पार्टी राकेश पांडे को आप जानते हैं? निकाला ना राकेश पांडे को आप जानते हैं? निकाला ना। तो यही तो कहना चाहता हूँ कि जो डुअल आधार कार्ड रख रहा है वो अपराधी है। 7 विधायकों में अपराधियों को आप गले में माला डालते हैं। 7 विधायकों में एक राकेश पांडे भी हैं। अभी हमने उनको नहीं निकाला है। वो किस वर्ग से आते हैं? दलित वर्ग से आते हैं क्या राकेश पांडे? वो भी तो सवर्ण से ही आते हैं। यहाँ पर अच्छा दूसरी बात, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू। सुन लीजिए बात समझिए, यादव जी बात समझिए। नीति बताने लग गए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ जिन्होंने डबल आधार कार्ड रखा वो अपराधी हुआ कि नहीं हुआ भारत के कानून के अनुसार, ये बताओ यादव जी।
अगर आज यादव जी मैं अपना एक सामने एक चीज का बदलकर जवाब दे रहा हूँ कोई भाई। ठाकुर हाँ, रख अब लेंगे ये तो वो गलत होगा कि नहीं होगा ये बताओ। ठीक। मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा, मैं एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा। दूसरी बात आपने मायावती की उठाई। बहन जी मायावती जी जब हमारे साथ 2019 से गठबंधन में आई, उन्होंने मंच से कहा था जो भी घटना हुई उस घटनाओं पर मैं माफ करती हूँ, वो ऐसा इंसिडेंट था किसी वजह से हो गया, उसका अरे अखिलेश भैया यादव से किया कोई ना, मतलब नहीं। दलित ये की कौन बेटी किया, के ये संग कौन बदला कहा? की ना, उसके ये कपड़े बहन फाड़े जी ना, ने बहन जी हत्या ने करने की बहन जी ने कोशिश मंच की से ना, कहा, उनका बलात्कार बहन करने जी ने की मंच कोशिश से की ना कहा, आप लोगों ने। किसने बचाया? बहन भाजपा जी के ने विधायक ने बचाया था ना, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने। बहन जी ने याद मंच है? से कहा, आप सुन लो पहले भाजपाइयों को मैं पोल खोल रहा हूं। अब बहन जी ने मंच से कहा कि वो पुरानी घटना में अखिलेश यादव जी का कहीं दूर दूर से कोई मतलब नहीं, वो ऐसी घटना थी, हो गई, उसको लेकर के मैं माफ करती हूँ। तीसरी बात आपने कहा नारी शोषण। आप देखिए एक उदाहरण है चोली दामन का साथ, एक मुहावरा है चोली दामन के साथ। तो इसको अगर ये उदाहरण देना कहा जाए तो नारी उत्पीड़न और भाजपा चोली दामन के साथ एक साथ सिलसिलेवार, धाकड़ को जानते हैं ना, मतलब धाकड़ जो से वहां लेकर पर ब्रिजभूषण सड़क से कथावाचक लेकर के थे, और, वो उन और परीक्षित से जो कि आपके आयोजक जिलाध्यक्ष है, से लेकर के उनकी पत्नी से एक बोल से रहे एक थे झंडे मुझे गाड़ अपने रहे हाथ से हैं। भोजन कराओ। नारी 2 उत्पीड़न दिन आपको में मेरे हाथ भारतीय से भोजन जनता करना पार्टी के पड़ेगा। लोगों ठीक है। का बात करते हो भाई। इतना बड़ा जबरदस्त योगदान है कि नारी शोषण और भाजपा चोली दामन के चलिए, साथ नारी लग जाते हैं। नारी कोई वाला अगर मुद्दा आ वार गया, होती है इस ठीक है, तरह जाति की, से नारी वाला कोई मुद्दा आ अगर गया। उत्पीड़न ठीक है, होता है, आप दोनों को मौका दिए, कोई नहीं, आप दोनों को मौका दिया, अब फिर आएंगे आप दोनों के पास। लेकिन शेखर कुमार जी, आप इसको समझाने का प्रयास करिए। क्या एक नया राजनीतिक मुद्दा यहां पर, मैथिल जी आएंगे आपके पास, शेखर कुमार जी, एक नया राजनीतिक मुद्दा मिल गया, और क्या ये राजनीतिक मुद्दा होना बेहद खतरनाक नहीं है? अब यादव समाज के लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हमें समझना होगा शेखर कुमार जी, कि भाई इस तरीके का, अगर इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जो खबरों में चल रहा है, ये बात हुई है। और दूसरा जो क्राइम का एंगल है, यानी कि जो फॉर्जरी का एंगल है, जो धोखाधड़ी वाला मामला है, उस दृष्टिकोण से समझना ज्यादा तर्क संगत है, या फिर इस तरीके से कि फला यादव का व्यक्ति यादव समाज का था या फिर ब्राह्मण समाज का था? शेखर कुमार जी। शिवम जी, इस देश में आसाराम बापू, राम रहीम जैसे कथावाचक, जिन पे किसी पे रेप का आरोप लगा, किसी पे मर्डर का आरोप लगा, वो भी जेल के अंदर गए। लेकिन 2 आधार कार्ड होना, गलत आइडेंटिटी बताना यकीनन अपराध है। लेकिन जो भाजपा नेता है ये बात कह रहे थे कि ये अपराध है या नहीं, उस अपराध पे क्या आप किसी के ऊपर पेशाब कर देंगे? क्या आप किसी के सर को मुंडवा देंगे? वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या नहीं है? तो उस चीज को लेकर एक बार भी भाजपा का वहां पे शासन है। सूर्य मैथिल जी बिल्कुल चुप है, खामोश है। दूसरी बात कि कथावाचक वाली जो बात है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हिंदुत्ववादी जो सोच अपनी बताते हैं, सारे कानून तो मुसलमानों के भले के लिए बनाते हैं। आज एक मुद्दा आया कि हिंदू धर्म के बारे में जानकारी पूरे देश को कोई भी दे रहा है। मैं कह रहा हूं आज डोनाल्ड ट्रंप अगर कृष्ण भगवान या भगवान श्री राम के बारे में कोई कथा सुनाए तो मैं तो स्वागत करूंगा कि अमेरिका में हिंदुत्व की बात पहुंच रही है। लेकिन ये सिर्फ जाति के नाम पर अगर प्रताड़ना है तो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री को उसमें पूरे देश के लिए एक संदेश देना चाहिए कि हिंदुत्व धर्म को प्रचार प्रसार की हमें जरूरत है। जो भी प्रचार प्रसार कर रहा है हमें उसे प्रमोट करने की जरूरत है। ये सिर्फ हिंदुत्व खतरे में है ये कहने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर इसमें ये कोई अपराध का एंगल जो इन्होंने जोड़ा है, अगर ये सही भी है तो क्या उसके ऊपर जो पेशाब किया गया, जो उसका सर मुंडवाया गया, जो उसकी पिटाई हुई, ये क्या उसकी जाति के कारण हुआ? क्योंकि कथावाचकों ने तो और भी बड़े बड़े अपराध करे हुए, वो जेल में है। आज कानून है, एक संविधान है इस देश में, और ये भाजपा नेता वहां पर क्यों चुप हो जाते? वहां पे कानून व्यवस्था की क्या यही हालत है? भाजपा नेता यही कहना चाहते? तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें 2 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला, पूरे देश को बताना कि अगर हिंदू धर्म के बारे में भगवान सबके हैं, जब भगवान सबके हैं तो उनकी कथा कहने का हक सबको है, किसी को नहीं रोका जाएगा।
मैं नहीं, कहता हूँ कोई शेखर कुमार मुसलमान जी, कहेगा, कोई ईसाई कहेगा, ये थोड़ा कहने सा तो हमारे धर्म का प्रचार होना चाहिए। थोड़ा सा इसी मुद्दा धर्म में कहते थे समुद्र पार करोगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ। आज हमारे प्रधानमंत्री हाँ। रोज समुद्र पार करके पूरे विश्व में हमारे परचम लहराने जा रहे हैं, तो क्या उनका वो धर्म विरोधी हो गए? उस पे क्या कहना है इनका? मैं यही कह रहा हूँ, समय के साथ बदलाव आते हैं। धार्मिक व्याख्या जो है उसको समझना, किसी कोने में उसे रोकने की जरूरत है। ठीक है शेखर जी, मेन मुद्दा थोड़ा सा हमें ये भी समझना होगा, यहाँ पर केवल ये मुद्दा होता कि भाई ये एक यादव समाज का व्यक्ति है जो कथा पढ़ रहा है, तो और तब वहां पर ये हंगामा हो गया, तो बिल्कुल हम बिल्कुल उनके खिलाफ होकर कहते हैं कि नहीं, इसकी अनुमति आपको नहीं है। किसी भी समाज का हो, दलित समाज का हो, यादव समाज का हो, किसी भी, मैं तो कहता हूं किसी दूसरे मजहब का व्यक्ति भी अगर चाहे तो बात करना, अगर कृष्ण जी का नाम लेना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां मुद्दा थोड़ा सा अलग है शेखर जी। यहां मुद्दा ये है कि भाई पहचान छिपाने की बात तब आई जब सब भोजन करने बैठे थे, उस दौरान उनके बीच में जो झड़प हुई उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, और फिर छेड़खानी का मुद्दा, ये तमाम जो मुद्दे जुड़ रहे हैं, ये यहां पर है, ये यहां पर मुद्दा मुख्य है। मेरा भी यही कहना है शिवम जी कि इस मुद्दे पे अगर कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, कोई भी पार्टी है, हाँ, प्रधानमंत्री आके बयान दे दे कि नहीं, फिर वो प्रधानमंत्री आके क्यों बयान दें, ये भी तो आप समझिए ना, ये भी तो समझिए। नेता उस बात को स्वीकार करे कि कथा कोई भी कह सकता है, ये किसी भी जाति, किसी पार्टी की बपौती नहीं है। नहीं, पार्टी कहां से आ गई? देखिए भाई साहब, इसमें पार्टी तो सभी पार्टियों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पार्टी शेखर जी, पार्टी कैसे आ गई? पार्टी तो तब आ गई जब राजनीति इसमें आरंभ हो गई। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, उस पर काम किया जा रहा है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई, जिन्होंने पहचान छिपाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो तेजस्वी कह रहे हैं, वही आज जेपी नड्डा कह दे, वही अमित शाह कह दे। नहीं, क्यों? दृष्टिकोण फिर तो राजनीतिक माहौल बन जाएगा ना, फिर तो ये जातिगत राजनीति हो जाएगी ना, जो नहीं चाहिए। नहीं, जातिगत नहीं, उससे एक मैसेज जा रहा है। मैसेज क्या? कथा वाचन पे किसी का एक अधिकार नहीं है। देखिए, आप ये समझिए, ये मुद्दा कितने हजारों पंडित हैं, वो कितने जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो रीजन है, वहां पर भी पंडित वहां पर मौजूद है। अब आंकड़ा निकालेंगे, वीएचपी से आप पूछेंगे तो आंकड़ा निकलेगा। ये नहीं है इतना जो आप जातिगत राजनीति के आधार पर इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, इतना भेदभाव नहीं जितना प्रस्तुत कर दिया जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर महामंडलेश्वर जी का भी लेंगे। सूर्य मैथिल जी, पहले आप कुछ कहना चाहते हो, पहले आप बताइए, फिर धनेश्वर जी आपके पास आते हैं। थोड़ा इसको और डिकोड करने की आवश्यकता है कि हर किसी को अधिकार होता है, नहीं होता है, वो भी समझा दीजिएगा चाहे आप। मैथिल जी, पहले आप अपनी बात को रख लीजिए। देखिए, मेरे मित्र शेखर कुमार जी ने जो प्रश्न उठाया, मैंने स्टार्टिंग में एक उदाहरण दिया था कि इटावा के अंदर एक कस्बा है जो कि लखना है, वहां पर 200 साल से पुजारी दलित हैं। उसके अलावा एक बात को आपको जानकारी होगी कि जो हमारे राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, उससे पहले जो आधारशिला रखी गई, उसमें पहली ईंट श्रद्धेय महंत ब्रह्मलीन गुरु अवैधनाथ जी के द्वारा प्रस्ताव किया गया कि एक दलित रखेगा, और उस दलित थे कामेश्वर चौपाल। उन्होंने रामलला विराजमान की मंदिर की नींव रखी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि राम मंदिर के अंदर आज 24 जो पुजारी हैं, उनमें से 3 पुजारी जो हैं, एक ओबीसी वर्ग से है और 2 दलित वर्ग से है ना। एक सेकंड, हेलो, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसको जातियों में देखने से क्या लाभ होगा, क्योंकि जातियों में अगर देखे जाएंगे। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए पहले। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के उदाहरण समाज में हैं, तो आखिर क्यों इसको आप एक राजनीतिक षड्यंत्र बना रहे हैं? सिंपल सी बात है कि वहां पर वो गए और वहां पर जाके उन्होंने अपनी पहचान को छुपाया। बिल्कुल। और जब पहचान को छुपाया, उसके बाद उन्होंने जो परीक्षित बने थे परिवार, मिश्रा परिवार, उस मिश्रा परिवार की महिला के संग अभद्रता भी की। अब एक कथावाचक जो व्यास गद्दी पे बैठा है, यदि वो इस प्रकार के हल्के स्तर की बात कर रहा है, तो उसकी जांच पड़ताल जरूरी है। जांच पड़ताल में पाया जाता है कि ये तो भैया जो दिखा रहे हैं आइडेंटिटी, वो है ही नहीं। अब वो है ही नहीं, तो मैं इसमें एक बात से सहमत हूं, जज और जल्लाद किसी को नहीं बनना चाहिए था। आज एफआईआर जो है वो 420 की इन दोनों कथावाचकों के खिलाफ हुई है, वो तब भी हो सकती थी। वहां पर उत्साह में आकर, गुस्से में, क्रोध में आकर जो हुआ, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है एक सभ्य समाज में। हमारा समाज बहुत शांतिपूर्ण समाज है। वहां पर धार्मिक कार्य अनुष्ठान के लिए वहां पे कार्य हो रहा था, किसी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। और मैं आपको बताऊं
कि जो हुआ उसके खिलाफ भी योगी सरकार ने कार्रवाई करी, 4 लोग अरेस्ट हुए। अब अगले दिन जाके जब विवेचना हुई तो पता चला कि इन्होंने फ्रॉड किया, डुअल आधार कार्ड रखा, उस पे कंप्लेंट हुई है, उस पे एफआईआर हुई है। सीधा सीधा मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। इसमें आप पीडीए घुसा रहे हैं। आतंकवादी, अगर कोई आतंकवादी कार्रवाई करेगा तो आप उसका समर्थन करेंगे। मैंने 4 नाम लिए थे, जरा मुझे बता दीजिए ना। बाबा रामदेव का इन्होंने स्वागत किया, वो यादव समाज से हैं। बाबा बलकनाथ जी का स्वागत किया, वो यादव समाज से हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार। मतलब हद हो गई ये यादव जी। समझ में आ रहा है बड़ा, आपको समाज को तोड़ना अच्छा नहीं लगता। ये समझ में आ रहा है कि समाज ऐसा कुछ भी नहीं सोचता कि भाई ये फलाना जाति का है और समाज का है तो ये कथा पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, योग सिखा सकता है नहीं सिखा सकता। ये दृष्टिकोण राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बनता जा रहा है, नहीं बनना चाहिए इस पर। चलिए धनेश्वर गिरी महाराज जी, आप मुझे बता दीजिए, ये क्या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे कानून है क्या धर्म के अनुसार कि ये कथा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, या फिर ये कथावाचक बन सकता नहीं बन सकता? चलिए, शंकराचार्य बनने के लिए क्या वहां पर है क्वालिफिकेशंस, वो एक अलग मुद्दा है। पंडित बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो जातियों में बांटने का प्रयास किया जाता है केवल सनातन को, आपको नहीं लगता इससे जो घात पहुंच रहा है, जो चोट पहुंच रही है धर्म को, सनातन को, उससे दिक्कत होने वाली है आगे चलकर भी? बिल्कुल, ये बात आपकी मानने योग्य है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी तो इस देश में सबको है, अपनी बात रखने की आजादी है। और धर्म की जब बात आती है तो धर्म को हर आदमी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। जहाँ बात आती है धर्म चर्चाओं की, धर्म कथाओं की बात आती है या धर्म जागरण की बात आती है, तो लोग अपने अपने हिसाब से इसको चलाने की कोशिश करते हैं। कथावाचक बहुत सारे नए बने हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में नियम कानून नहीं मालूम है। जो व्यासपीठ होती है, व्यास गद्दी होती है, उसके नियम कानून नहीं मालूम है। लेकिन बहुत सारे लोग व्यासपीठ पर बैठ के भी इसको मनोरंजन का साधन बना रहे हैं। तो बहुत दुख होता है ये सब देख के कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी जब बात किसी इस तरह की आपत्ति की बात आती है, जैसी अभी जो पहचान छुपाने वाली बात है, तो जो व्यक्ति पहचान छुपा के कथा कर रहा था उसके पीछे का कहीं ना कहीं चरित्र दूषित था, और उसी को देखते हुए इन लोगों ने उसको टारगेट किया। लेकिन टारगेट करना ठीक है, उसकी पहचान को सामने उजागर करना ठीक है, लेकिन आपराधिक प्रकृतियों में शामिल होना, उसके साथ अत्याचार करना, उसके मान सम्मान के ऊपर इस तरह का प्रताड़ना पैदा करना, ये बिल्कुल गलत है। वो कानून का सहारा लेकर कानून को भी इस चीज के लिए बता सकते थे। ये बहुत ही ना ऐसा मुद्दा है। रही बात कि कथा कौन कर सकता है, ऐसा कोई प्रावधान हमारे सनातन धर्म में नहीं है। जो किसी गुरु का शिष्य है, जो धर्म ग्रंथ पढ़ा हुआ है, धर्म की चर्चाएं जानता है, सनातन में बैठता है, संत महात्माओं के सानिध्य में बैठता है, आचार्यों के साथ बैठता है, उसका अगर हौसला बनता है तो वो कथा कर सकता है। लेकिन ये सब बहुत ही सामान्य और सौम्य तरह का नियम होता है। इसमें किसी भी तरह की उग्रता या उपद्रव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी याचक जो वहां पर आते हैं, कथा सुनने आते हैं, वो अपने प्रभु के, चाहे वो राम कथा हो, चाहे श्री कृष्ण कथा हो या भागवत हो, कोई भी कथा होती है, तो जितने भी याचक वहां पर आते हैं वो बहुत ही भावुक स्वभाव से आते हैं और वो उसमें मगन होना चाहते हैं। और ऐसे माहौल में अगर कोई उपद्रव होता है, इस तरह की कोई बात होती है, तो ये बहुत बड़ा खंडन का विषय है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शांतिपूर्वक होने की प्रक्रिया होती है और लोग इसका आनंद लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको जो अंतर्गत होने की बजाय, हाँ, इसको जो जाति की राजनीति से जोड़ना मैं कह रहा हूं इसलिए ठीक नहीं है। क्या मंदिरों में अनुमति नहीं होती क्या फिर कथा नहीं कर सकते क्या? ये महत्वपूर्ण आपको इस तरीके से समझना होगा। 2020 की बात कीजिए, ट्रेवनकोर देवस्थानम बोर्ड उनकी तरफ से 18 शेड्यूल कास्ट समाज के, एक शेड्यूल ट्राइब समाज के व्यक्ति को प्रीस्ट बनाने की बात यहां पर सामने आ रही है, उनको यहां पर पुजारी बनाने की। कोचिन देवस्थानम बोर्ड की तरफ से 7 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स हैं, उनको यहां पर मंदिर में पुजारी बनाने की बात सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर ऐसे उदाहरण है। अब तिरुमला की बात की जाए तो 500 SC ST BC जो है, तमाम इंडिविजुअल जो है, उनके लिए भी ये प्रावधान रखा गया है। सभी को जो है यहाँ पर मंदिर में पंडित बनाने की बात सामने आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज में इतना भेद है, जितना यहाँ जो इसको उजागर किया जा रहा है, जितना यहाँ पर बांटने तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अंग्रेजों की राजनीति से ज्यादा मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। महाराज, यहाँ पर सबसे ज्यादा ना जातिगत विषय ज्यादा उठते हैं, और जब कोई विवाद हो जाता है तो एक जाति विशेष को लेकर फिर उसके ऊपर राजनीति होना सबसे बड़ा संगीन हो जाता है। यहाँ पर राजनीति अपना तूल पकड़ती है और एक विषय जो साधारण तरीके से सुलझ जाना चाहिए वो बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। और
धर्म सबके लिए बराबर है, सनातन धर्म सबके लिए बराबर है। ये देश बिल्कुल ही सनातन परंपरा से चलने के लिए चल रहता है। आपने भी देखा जब अभी 2024 में महाकुंभ हुआ, 60 करोड़ तक लोगों ने वहां पर स्नान भी किया और बिल्कुल पूरी तरह से व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह का अपवाद विवाद सुनने को नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि धर्म के मामले में कोई ऐसा किसी तरह का आपत्तिजनक विषय आता है। ये आपत्तियां या तो सोची समझी साजिश होती हैं या किसी न किसी रणनीति के तहत इसको टारगेट किया जाता है और फिर इसमें विवाद बनाए जाते हैं और फिर जातिगत विषय आता है और फिर राजनीति शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये गलत है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए डॉक्टर अनुज कुमार के पास चलते हैं। अनुज कुमार जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। अब ये पूरे आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हम अब इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगे हैं कि इसको केवल जाति के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल आप आरोप लगा सकते हैं, मुंडन नहीं, पेशाब नहीं, लेकिन फिर यादव मुझे समय बहुत कम दिया, ऊपर से मुझे आप अब पूरा समय लीजिएगा, आप बोलिए। मैं लगातार आपको सुन रहा हूं, मुझे समय नहीं दिया गया। मैं दो तीन तरह की बातें, मैं एक तो शेखर जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। शेखर जी की बात बहुत तार्किक है और आधुनिक बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दीक्षित जी हैं, मुझे लगता है उनको और समाज का अध्ययन करने की जरूरत है। सामाजिक और धार्मिक तथ्यों के आधार पर समाज में रहने वाले लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव होता है, उस पर थोड़ा मुझे लगता है अध्ययन की जरूरत है। मैं इतिहास के हवाले से किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करता। मैंने पहले भी कहा है कि इतिहास में धर्म से संबंधित बहुत अत्याचार की बातें हैं, चाहे वो एकलव्य के अंगूठा काटने की बात हो या शंभुक हत्या की बात हो। मैं इस विवाद में नहीं जाता। मत जाइए, वो भी सांकेतिक था, अंगूठा काटा नहीं गया था, अंगूठा काटा नहीं गया था। नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन आप देखिए, आप हिंदू धर्म के बारे में ऐसी बातें बोल जाएंगे, अंगूठा एग्जैक्टली नहीं। आप बोलिए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ना ही किसी की आस्था पे ठेस पहुंचा। आप सवाल उठा रहे हैं ना, अंगूठा आपने देखा था कि कुछ मेरी बात सुनिए सब। फिर आपने राम को देखा था, इससे बेकार वाली बात मत करिए। नहीं, बेकार बात नहीं है। आप धर्म गुरु मत बनिए, मेरा कहने का मतलब ये है, आप धर्म गुरु मत बनिए। बेकार कुछ नहीं है, जातियां पहले से चली आ रही हैं। एकलव्य का अंगूठा झूठा साबित नहीं, ठीक है, वो सांकेतिक भी हो सकता है। क्या आप किस दृष्टिकोण पे पहुंच गए, किस आधार पर पहुंच गए? वो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, क्या पढ़ी है मनुस्मृति? नहीं, मनुस्मृति की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ऑथेंटिक रामायण की बात कर रहा हूं, मैं महाभारत की बात कर रहा हूं। दूसरी बात कि यहाँ ब्राह्मणवाद से मतलब ब्राह्मण का विरोध नहीं होता है। ब्राह्मणवाद का विरोध एक वाद है जिसमें ब्राह्मण लोग और उच्च जाति के लोग भी सामाजिक न्याय की पक्षधर हैं। क्या बात और उन्हीं लोग के बदौलत समाज क्या बात कर रहे हैं? ये इजाद कर दिया आपने, ब्राह्मणवाद बोल दिया इसको। बिल्कुल, फिर बोले ये ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, ये तर्क है क्या साहब? फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में क्या फर्क है। आपको थोड़ी अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, बढ़ाइए ना, मेरी जानकारी आप अभी बढ़ा के दे दीजिए। ये कुछ नहीं, तर्क नहीं। आप ब्राह्मणों को जिस तरीके से ये जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के पक्ष में आप जो पक्षधर होकर बात कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। नहीं, मेरी बात को पूरी नहीं होने देते। आप करिए, चलिए करिए, डिबेट में नहीं आऊंगा। नहीं, करिए, आप अपनी बात को करिए। एक तो मुझे 30 मिनट बिठा कर रखे, मेरी बात आप सभी को बिठा के रखा है, सबको बराबर का मौका दिया। आप ऊपर से आप के बीच में टोका टोकनी कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बोलने का अधिकार है। मैं पहले ही कहा हूं कि इतिहास के हवाले से मैं किसी चीज का जस्टिफाई नहीं करूंगा। बीजेपी का अक्सर काम है कि इतिहास के हवाले से वर्तमान को जस्टिफाई करते हैं, पहले ऐसे हुआ, ये ऐसे हो रहा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इतिहास की गलतियां जो हुई है और खास करके जो वर्ण व्यवस्था के समाज में दलित पिछड़ों के साथ जो घटनाएं घटी, इसीलिए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि इनके साथ अनजस्टिस ना हो, भेदभाव ना हो। लेकिन लगातार देश के विभिन्न राज्यों में छिटपुट घटनाएं देखते होंगे, किसी को घोड़ी से उतार दिया, किसी को मंदिर जाने से मना कर दिया, किसी के सब दलित के साथ है जो कि छुआ हुआ पानी नहीं पिया, इस तरह की तमाम तरह की घटनाएं होती है। एक्चुअली सामाजिक समरसता में एक क्रमिक विकास है जो चलता रहेगा और विकास की गति भी चलती रहेगी, मैं इसमें नहीं जाता, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि क्या आप सिर्फ कथा सुनाएंगे और सुनने के बाद क्या दूसरा आदमी कथा सुनाएगा नहीं किसी को? फिर आप कथा सुना क्यों रहे हैं? अगर आप भगवत गीता का उद्देश्य सुना रहे हैं और किसी के जहन में अगर प्रभाव डाला तो वो भी तो किसी को सुनाएगा। ये किसने कह दिया कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो ब्राह्मण समाज का ही लोग देगा, ओबीसी जाति के नहीं देंगे, दलित लोग नहीं देंगे? ये किसने कह दिया? अगर मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा कोई नियम बनाता है तो निस्संदेह वो हिंदू एकता की बात नहीं करेगा, वो मानवीय घृणा की बात करेगा। नहीं तो फिर आप भी ये कह दीजिए ना कि ये यादव वाला मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ यादव वाला है। मैं पहले कह रहा हूं, इस देश में क्राइम, धोखाधड़ी की कोई पहली घटना नहीं है।
हर जगह धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन उसके लिए कानून है, देश का संविधान है, आप उसके तहत आइए कि खुद फैसला करेंगे। अगर मान लिया आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो आप उसका गला काट देंगे? नहीं, गला तो जलील देखिए, करेंगे? फिर क्या वही बात बात कर रहे हैं? आप फिर अगर वही जिंदा बात कर रहे आदमी हैं। को अगर जाति शब्द हाँ, सूचक शब्दों के साथ अपमानित करते हैं, सर के बाल काटते हैं, तो क्या किसी मृत्यु से कम है क्या? तो किसी को भी हम डिफेंड नहीं कर रहे, बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव। डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लेगा तो संस्थागत और सामाजिक अब आप और इसको और बढ़ा दीजिए। नहीं, आपको समझना है, आप जो कह रहे हैं, तब उसको ये समझ में नहीं आया जब वो दो आधार कार्ड लेके जा रहा था। नहीं, मानसिक पीड़ा को समझिए। जिसके साथ अत्याचार होता है जिन जातियों के साथ, उसकी मानसिक पीड़ा का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप मनोविश्लेषण करिए उसका, आपको बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप ये समझिए कि हमारा फैब्रिक ऐसा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक कहती है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, सब एक साथ आना चाहते हैं, बदलाव हो रहा है। आप देखिए देश में प्रधानमंत्री कौन है, अब वो बोलेंगे ओबीसी। अब राष्ट्रपति जी की, महामहिम राष्ट्रपति जी की बात करें तो वो तमाम चीजें भी आप समझनी है, लेकिन अब इसको और दृष्टिकोण से भी समझते हैं। लेकिन मैं किसी का इंटरप्रिटेशन में नहीं, इसको धर्म वो समझाए जो धर्म जानता है। आपको मौका दे रहा हूं, फिर आऊंगा साहब आप पे, आप फिर थोड़ा सा। एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए। अभी उन्होंने कहा कि देश के कई मंदिरों में दलित और पिछड़ों की भागीदारी है। मैं इनसे सवाल करता हूं कि हिंदू संगठन के जो लोग हैं, जो इसके पक्षधर लोगों की घोषणा क्यों नहीं करते कि इस वर्ण व्यवस्था में, जिस तरह से पहले के समाज में हर जातियों के लिए अलग अलग काम बटा हुआ था, लेकिन आज वो आधुनिक समाज में वो टूट गया है। वो एग्जैक्टली उसको समझना भी होगा ना। मेरी बात सुनिए, हम क्यों व्याख्या कर रहे हैं इसको, हमें समझना। आधुनिक समाज में वर्णवादी व्यवस्था टूटते जा रहा है। कोई आदमी कोई भी काम कर रहा है तो उसी प्रकार से पूजा, कथा वाचन कोई भी जाति कर सकता है। घोषणा क्यों नहीं करते ये? हाँ, चलिए महामंडलेश्वर जी, ये आपका मुद्दा है। धनेश्वर जी आप बताइए, इनको थोड़ा सा उत्तर इस तरीके से दीजिए कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये वर्ण व्यवस्था बार बार आ जाता है, मनुस्मृति बार बार आ जाता है, ब्राह्मणवाद बार बार आ जाता है, आवश्यक है क्या? हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं और हर जाति का कोई ना कोई अपना गुरु है, उस गुरु को मानते हैं। वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, उनके वाल्मीकि मंदिर में उनकी व्यवस्था कौन करते हैं? यही लोग अग्रणी होकर काम करते हैं और वो पूरी तरह से संगठित रहते हैं। इसी तरह रविदास मंदिर में भी ऐसी व्यवस्थाएं अपने आप रहती हैं, आगे यही लोग आगे आगे काम करते हैं। लेकिन जहां बात इस तरह से वर्ण व्यवस्था की और जातिगत बात आती है, यहाँ पर विरोधाभास बनता है, बहुत तरह से बनता है। लोग अपने अपने हिसाब से इसको बताते हैं, अपने अपने हिसाब से इसको सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देश में एकता की बात करें, धार्मिक एकता की बात करें, तो हम एक समय पे फिर एकजुट हो जाते हैं और वहां पर जातिगत व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा महाकुंभ रहा है। और बड़े बड़े जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, हम भी जाते हैं, वहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जाती है। वह सब मिलकर उस धार्मिक आयोजन का आनंद लेते हैं, कथा सुनते हैं, और जो भी कुछ होता है, चाहे भंडारा होता है या कुछ भी होता है, सब मिलके उस चीज को बिल्कुल आनंद से लेते हैं, उस धर्म को निभाते हैं। हाँ। लेकिन अगर किसी तरह किसी जाति को विशेष लेके अगर धार्मिक टारगेट किया जाए, ये एक उन्माद की तरीके से देखा जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये एक अलग से पहचान बनती है। अब चाहे उसने यादव पहचान छुपाकर, अपनी आईडी छुपाकर उसने वहां पर कथा शुरू की, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका जो चरित्र था दूषित था। इसलिए उन लोगों ने, जो उसको जानते थे, उन लोगों ने उसको ऐसे मौके पे टारगेट किया और सामूहिक तौर पर उसके साथ उत्पीड़न किया। अगर कहीं ना कहीं अगर इसमें बिल्कुल बिल्कुल कानूनी अगर प्रक्रिया की जाती है तो ये विवाद नहीं बनता और लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती कि भी देश में कानून और कानून व्यवस्था भी है और संविधान भी है। उस तरीके से इसको लेके चलना चाहिए। लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ, लेकिन कई बार लोग अपना संगठन बनाकर, एक ग्रुप बनाकर किसी भी तरह से अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं और कानून को हाथ में लेते हैं। ये नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में भी बातें सामने आती हैं और फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है और वो भी प्रताड़ित होते हैं। कानून के दायरे में वो लोग भी आते हैं जो कानून के हाथ में लेते हैं। ठीक है शेखर कुमार जी, कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, कानून को हाथ में, ये बार बार कह रहा हूं कि हम ये नहीं कहते कि जस्टिफाइड था जो किया गया। आप कुछ नहीं कर सकते, आप नजदीकी थाने में आप कंप्लेंट लिखा सकते हैं, आपको अगर कोई आपत्ति है। लेकिन वहां पर भीड़ ने क्या किया वो नहीं होना चाहिए, उसका समर्थन नहीं। लेकिन जो उसमें और जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं छेड़खानी वाले, वो तमाम, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शेखर कुमार जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो तो बताइए। शिवम जी, मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है और विवेचना में ऐसी कोई भी बात आती है तो उस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। पहले भी ऐसे बाबाओं पे हुआ है। लेकिन मेरा एक और दूसरा कहना है कि हिंदू धर्म के 9 दर्शनों में 3 दर्शन ऐसे हैं जो नास्तिकता वाले दर्शन है। उनसे सबसे बड़े नाम निकले जो अष्टावक्र
और महर्षि चारवाक। हिंदू धर्म इतना बृहद है, इतना बड़े दिल वाला है कि महर्षि चारवाक को भी महर्षि का दर्जा मिला है, जो कि नास्तिकता के दर्शन को मानते थे। और आज हमें जरूरत यही है कि अगर हमको इस तरीके की बातें, जहां कहीं भी जाति से रिलेटेड कोई ऐसी बात आती है, तो हमें संविधान की रोशनी में देश की जो भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या जिस भी राज्य का मसला हो, उस राज्य सरकार या केंद्र सरकार के प्रमुख को आके जनता को यह बताना पड़ेगा कि आप अपनी सोच को बदलिए। जाति के नाम पर इस तरीके की कोई चीज, वो हमारे धर्म के लिए ही खतरा है। हमारे धर्म में बहुत सारी चीजें समय समय पे बदली। सती प्रथा थी, बाल विवाह था, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के संघर्ष के बाद से वो खत्म हुआ। हमारे यहाँ तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे हिंदू कोड बिल आया, हमारे लोग विदेश यात्रा करने लगे। हमारे शुरू में तो नहीं गए लोगों की बात सुन के विदेश, वो विदेशी आके हमारे पर सैकड़ों साल कब्जा करके चले गए। लेकिन आज विदेशों में हमारा परचम अगर लहरा रहा है तो वो इस वजह से कि लोग समुद्र पार करके जाने लगे। तो समय के साथ हमें अपना विस्तार करने के लिए बहुत बदलाव की जरूरत है, प्रगतिशील सोच की जरूरत है। और वरना जो अपने धर्मों को दूसरे धर्म के लोगों में तो लिखा हुआ है कि भाई आप बढ़ाते जाएं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, आप सिर्फ नारा लगाते रह जाएंगे। हिंदू खतरे में हमको आगे बढ़ के प्रगतिशील सोच रख के ये जातिवाद पे तुरंत कुठाराघात करें। जहां लेकिन शेखर कुमार जी ये भी तो बताते चलिए, फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठता है और जातियों के आधार पर कुछ पार्टियां भी हैं, वो हाँ बोले ना बोले, लेकिन ये राजनीति खत्म हो पाएगी क्या? अब बीजेपी पर आप दो आरोप भी लगा सकते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना बराबरी के लिए जरूरी। मैं आपको बिहार का एग्जांपल देता हूँ। बिहार की राजनीति में कायस्थों का बहुत प्रभुत्व रहा है शुरू से, और उनकी संख्या कितनी, 0.6%। जो वहां मेजोरिटी है वो क्यों नहीं तय कर पा रहे? क्योंकि कायस्थ कम्युनिटी एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई की वजह से अगर वहां पर डोमिनेटिंग रही है, तो आज दूसरों को मौका क्यों ना मिले? तो जातिगत नहीं, फिर आपने एक समुदाय की बात करी, जातिगत भेदभाव, देखिए जातिगत भेदभाव करना, उसके नाम पे प्रताड़ना, प्रताड़ना गलत है। कोई भी वहां पे मुसहर जाति होती है, बहुत पिछड़ी थी, अभी पीछे उनके भी मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, तो कहीं ना कहीं उनको प्रोमिनेंस मिला। तो इस तरीके की चीजें देश में जहां कहीं कोई मुझे शेखर जी एक बात ये समझना है कि भाई कभी कभी कुछ पैनल में आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो कह देते हैं हिंदू है, यहाँ पर हिंदू, ये मुस्लिम है और ये जातियां हैं हिंदुओं की। तो हिंदुओं में तो जातियां दिखती हैं, पर मुसलमानों में जातियां नहीं दिखती, क्रिश्चियंस में जातियां नहीं दिखती, उनके भेद नहीं दिखते। और फिर अब इस मुद्दे पर तो कहा जा रहा है क्या ये फला जाति का व्यक्ति हिंदू नहीं है, क्या दलित समाज का व्यक्ति हिंदू नहीं है? मैं वही कहता हूँ, बार बार हमें क्लियर करना चाहिए, सब हिंदू हैं। ये भेद जब खत्म हो जाएगा तो हमसे आगे कुछ नहीं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आबादी बढ़ना, आप टूटते जा रहे हैं और दूसरे मजहब वाले जो है एक साथ होते जा रहे हैं, इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। अशोक यादव जी, चलिए आपके पास भी आता हूं, इससे ऊपर उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे? ये किस जाति? ये सवाल तो मुझे लगता है शिवम जी, ये सवाल भाजपा से पूछना चाहिए, उनके प्रवक्ता चले गए, ये सवाल उनसे जरूर पूछना चाहिए। नहीं है तो फिर क्या? देखिए, जाति और धार्मिक नफरत से ऊपर उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, ये सवाल उनसे बनता है। अभी तो चले गए, लेकिन आज देखिए सवाल अभी वो लाजमी है कि आप सिर्फ इटावा की घटना को केंद्रित मत मानिए। आप देखिए आए दिन, अभी तो 22 तारीख को एटा में एक दलित समाज की बारात जा रही थी, उसके ऊपर हमला किस लिए हो गया? क्योंकि उनके प्रभुत्ववादी या कह सकते हो, उसने यूपी तक खबर भी चलाई थी कि ठाकुर समाज के लोगों ने हमला कर दिया उसके ऊपर। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके दरवाजे से जा रही थी। तो ये चीज खाली एक कथा वाचन तक ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का इस तरह का माहौल बना हुआ है कि जो भी इस तरह की शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ी जातियां हैं, इनके ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। और अत्याचार करने वालों को कहीं कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। ये सबसे बड़ी सोच की विषय है और सबसे बड़ी चिंता की विषय है। सिर्फ एक घटना नहीं, एक घटना तो एक उन घटनाओं में एक घटना है, लेकिन इस घटना से भी एक चीज बहुत बड़ी समझ में आ रही है कि समाज की सोच क्या है।
मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं हाँ। कि कोई जाति छुपा कर कोई काम करे या कोई गलत काम करे किसी नहीं, धार्मिक आयोजन के आप आगे, मुझे चीज ये को कोई बताइए ना, support नहीं जब कर सकता। आप कहते हैं फलां की बारात जा रही है और दूसरे ने पथराव कर दिया या फिर हमला कर दिया, तो फिर आप जो दूसरी जाति है, क्या आप सभी को कटघरे में खड़ा कर देंगे? सभी को, सारे समाज को ये किया जाए, या फिर एक इंडिविजुअल घटना में जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उस केस को उस तर्क पर देखा जाए? यानी अपवाद को एक उदाहरण बना लिया जाए? क्या पूरे देश में ऐसा हो रहा है? क्या हर जगह ऐसा हो रहा है? और अगर आप देखिए, हाँ, जहां हो रहा है उसका सॉल्यूशन उसी आधार पर निकाला जाए। राजनीतिक संरक्षण का फिर वो आप पर आरोप लगा देते हैं, फिर आप पर एक फला जाति का आरोप लगा देते हैं, आप उन पर एक जाति का आरोप लगा देते हैं। मैं कब तक जातियों में बटे रहेंगे? अब कब आगे बढ़ेंगे? जातियों को छोड़ के भी तो राजनीति हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। करा लीजिए जातिगत जनगणना, लेकिन अब आगे तो बढ़े ना साहब। नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और ये सब चीजों से आगे उठ के सोचना चाहिए। विकास की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात ठीक करनी है, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, लेकिन ये सवाल तो सरकार से बनता है शिवम जी। अब इस बात को लेकर के हम लोग लगातार इस बात को उठाते हैं कि ऐसी घटना हो क्यों नहीं, इस घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग रही? अगर सरकार ही किसी चीज को प्रायोजित करेगी, चलिए इतना ही समय था।